हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, पहली बात ये इस फिगर में जो है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाया गया है। ये बेसिकली माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, हर एक मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है वो डिफरेंट होता है। मटेरियल टू मटेरियल जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है वो डिफरेंट बनाया जाता है। तो इसमें जो हमने जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाया है वो मैक्सिमम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज़ बेसिकली फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, तो ये माइल्ड स्टील के लिए बनाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ग्राफ में, यानी ये O से लेके जो A तक है ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है, तो इसको प्रोपोर्शनल लिमिट से बनाया गया। तो A से लेके B तक ये इलास्टिक लिमिट है। B से बाद हमारी प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है, यानी B से लेके ये पूरा E तक ये प्लास्टिक रीजन है। इसमें C, D और E 3 पॉइंट हमने और रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस ग्राफ को दोबारा से हम नेक्स्ट पेज पे चल के देखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किए हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है। देन हमारा ये B तक है जो वो इलास्टिक लिमिट है। देन हमारा उसके बाद ये जो पॉइंट दिया हमने यील्ड पॉइंट। तो बेसिकली इलास्टिक लिमिट तक ही जो होता है यील्ड पॉइंट होता है। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको हम लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। इसको भी मैं डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट यू सी द पॉइंट, देन द पॉइंट इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस। यहाँ पर देखो इस पूरे फिगर में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है जो कि ये इतनी मानी गई है वो मैक्सिमम स्ट्रेस है, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस है। उसके बाद जो बॉडी है वो यहाँ इस पॉइंट पर आके टूट जाती है। इसको हम ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं। Now we see the full explanation of this graph. O से लेके A तक ये करीब करीब लाइन एक स्ट्रेट होती है, जैसे मैंने पिछले फिगर में जान के शो किया भी। O to A जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। जब कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होती है तो हमें मालूम है जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब आप O से लेके A तक कभी भी किसी की चीज़ को छोड़ेंगे तो वो वापस तो ऊपर आ ही जाएगी, क्योंकि हमारी ये है तो इलास्टिक लिमिट में। ओ A से लेके B तक अगर हम जाएं तो देखो, अगर मैं B तक जाके किसी चीज़ को छोड़ूंगा तो वो वापस मुड़ के उतनी ही हो जाएगी, यानी वो अभी इलास्टिक लिमिट में ही है। यानी मैं बताऊं, अगर मैं इस B पॉइंट से पहले यहाँ पर किधर भी छोड़ दूंगा तो बॉडी दोबारा इधर ही आ जाएगी, यानी उसकी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। कहने का मतलब है दीज आर द बेसिकली इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट के बीच में हम जा रहे हैं। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ पर हम चीज़ को पकड़े खींच दें और छोड़ दें तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। सर ठीक है। बी को हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। बी के बाद देखो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस ये है। अगर मैं आपको लाइन खींच के दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज ये मैंने मान लिया, अगर मैं बी की बोलूँ तो बी की जो स्ट्रेस है वो ये है, और अगर मैं सी की स्ट्रेस बोलूँ तो वो इससे थोड़ी सी कम है। यानी बी टू सी जो है, पहली बात तो देखो ये जो सारे का सारा ये जो येलो कलर में मैंने शेड जोन किया है, यहाँ से ये प्लास्टिक लिमिट शुरू हो जाती है। यानी अगर आप इससे आगे लेके जाओगे ना तो छोड़ोगे तो वापस घूम के ऊपर नहीं आएगा, जैसे मैंने यहाँ से O डैश पर शो कर दिया। यानी स्ट्रेस तो ज़ीरो हो गई, लेकिन इसमें ये जो चीज़ है ये परमानेंट स्ट्रेन आ गई। इसको परमानेंट सेट कहते हैं, यानी बॉडी ने अपनी पूरी शेप रीगेन नहीं की क्योंकि वो इलास्टिक लिमिट से आगे आ गई। तो सर जो हम अभी पढ़ते हैं पूरा का पूरा टॉपिक, जब भी यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ते हैं तो वो सिर्फ O से लेके बेसिकली B तक पढ़ी जाती है। यानी हम सिर्फ ये वाला रीजन पढ़ते हैं, हम ये रीजन कभी नहीं पढ़ते। ये जो रीजन है क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट का है तो इसको हुक्स लॉ ऑबे कर देते हैं। तो A to B जरूरी नहीं है ये हो हर एक बॉडी में, लेकिन माइल्ड स्टील में A से B डाला जाता है। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद भी थोड़ी सी लिमिट यानी इलास्टिक लिमिट थोड़ी सी उससे आगे होती है। तो अभी B से देखेंगे तो B पे स्ट्रेस ज़्यादा है और C पे स्ट्रेस कम हो गई है, लेकिन स्ट्रेन बढ़ रही है। जहाँ से ये चीज़ शुरू होती है इलास्टिक लिमिट, इसको अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पर ये ख़त्म होती है उसको लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। यानी स्ट्रेस कम हो रही है और स्ट्रेन फिर भी बढ़ रही है। देखो स्ट्रेस यहाँ से यहाँ आ गई और स्ट्रेन मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक चली गई, स्ट्रेन बढ़ गई है। सी से अगर हम और स्ट्रेस बढ़ाते हैं स्ट्रेन बढ़ी जाती है। दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। बेसिकली ब्रेकिंग स्ट्रेस का देखो इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस कैसे है, सर ब्रेक तो हुआ नहीं। तो जनरली इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस ना कह के इसको अल्टीमेट स्ट्रेस बोला जाता है, और कई जगह ये अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होती है, उसके बाद ये पोर्शन नहीं बनता। तो करके हम इस चीज़ को मान लेते हैं भी ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो यहाँ पर आप इसको अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट डाल लीजिए। ठीक है सर।
नाउ डी के बाद नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने मान लिया जैसे ये एक हमारा पीस था, हमने इसको पकड़ के खींचा, तो अगर हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं तो ये इसके बाद ये कुछ यूँ करके यूँ जैसे हमारी गर्दन है वैसे बनानी शुरू कर देता है। जैसे आप चिकन को खींचते हो ना तो वो बिल्कुल सेंटर से उसके जो एरिया थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी ये नेक बननी शुरू हो जाती है डी टू ई, और ई पर आके ये नेक जो होती है ब्रेक हो जाती है और चीज़ टूट जाती है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको पता होना चाहिए। एक तो ओ डैश यहाँ से लेके ये वापस नहीं गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, दिस इज़ अ परमानेंट सेट। तो ये पूरे का पूरा प्लास्टिक जोन है, यानी इस जोन पे किसी भी चीज़ को छोड़ोगे तो वापस इस पॉइंट पे नहीं जाएगा, लेकिन अगर यहाँ तक छोड़ दोगे तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ये छोटी सी थ्योरी के पॉइंट्स हैं, मैं समझा चुका हूँ, यही ऐसे आपने लिखने हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट देख लीजिए, इट इज़ द रीजन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट ओबेज हुक्स लॉ। इन दिस लिमिट रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन गिव्स द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्योंकि स्ट्रेस प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन है तो यंग्स मॉडुलस आएगा, यानी यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यानी मैं कह सकता हूँ इस ग्राफ का ये इस लाइन का अगर हम स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यानी हमारे पास जो वो आ जाएगा, बेसिकली हम कह सकते हैं इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या सर ये हम ये पूरा जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स के हम हाथ से खींचते हैं? नो, देयर इज़ अ मशीन जिससे हम ये पूरा एक जैसे ऐसे करके मैं कह सकता हूँ एक ऐसे करके ऐसा मटेरियल होता है मशीन का, ये एक मशीन मैंने शो की है। यहाँ से ये जो पोर्शन है ऊपर की तरफ खींचता है इसको, और ये जो पोर्शन है इसको नीचे की तरफ खींचते हैं। और ये हमारा सपोज ये माइल्ड स्टील है, तो ये माइल्ड स्टील जब ये खींचा जा रहा है अल्टीमेट, इसको इस मशीन का नाम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। वो ऊपर और नीचे इसको खींचता है, और इस मशीन के साथ ही हमारा कंप्यूटर लिंक होता है, और वो कंप्यूटर अपने आप ये जो ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ ड्रॉ कर लेता है। तो चलो सर ये ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो अभी इलास्टिक लिमिट आपको पता है, इट इज़ द पॉइंट इन द ग्राफ अप टू विच द मटेरियल रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। अगर आप ग्राफ को मैंने ये जैसे पूरा डायग्राम थोड़ा सा साफ कर देते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ अगर भी मैंने इस चीज़ को बी पॉइंट पे जाके छोड़ दिया, तो बी पॉइंट पे जाके अगर छोड़ेंगे ना तो ये बी पॉइंट से ये दोबारा वापस ओ पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये इलास्टिक लिमिट है। तो ये समझ में आ गया। तो व्हेन लोड इज एक्टिंग इज कम्प्लीटली रिमूव, जब रिमूव कर दोगे बियॉन्ड दिस लिमिट द मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स टू अपीयर इन इट। यानी ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारी यहाँ इसके बाद शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। तो ए से भी ये कर्व होता है, और ए टू ये जो मैं कह सकता हूँ ये कर्व नहीं होता, ये बिल्कुल एक तरीके से स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर बी के बाद जाएंगे तो हमारा प्लास्टिक लिमिट शुरू हो जाएगा, चाहे ये वाला पॉइंट है चाहे ये वाला पॉइंट है। लेकिन बी टू सी हमारी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाती है, लेकिन जो स्ट्रेन है वो स्टिल इंक्रीज हो रहा होता है। तो इनको हम यहाँ पर जहाँ तक ये चीज़ चलती है उसको हम लोअर यील्ड पॉइंट कर देते हैं, और ये यील्ड पॉइंट को ये अपर यील्ड पॉइंट होता है। चलो सर ये भी क्लियर हो गया। तो अभी यील्ड पॉइंट देखते हैं। द यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द मटेरियल स्टार्ट्स टू डिफॉर्म प्लास्टिकली, यानी इसके बाद प्लास्टिकली जाना शुरू हो जाता है। आफ्टर द यील्ड पॉइंट इज पास परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर, तो परमानेंटली डिफॉर्मेशन अकर शुरू हो जाता है। इलास्टिक लिमिट को ही अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। देयर आर टू यील्ड पॉइंट्स, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। अपर से लेकर लोअर यील्ड पॉइंट तक की कहानी है, स्ट्रेस कम हो रहा है और स्ट्रेन स्टिल बढ़ रहा है। Then ultimate stress point, it is the point that represent the maximum stress that a material can endure before the failure. तो failure से पहले maximum stress ये होती है। Beyond this point failure occur, necking of the specimen start after this point. Necking यानी मैंने आपको बताया था D point से बाद गर्दन बननी शुरू हो जाती है मटेरियल की। Then D to E जो है स्ट्रेस कम हो रहा होता है, स्ट्रेन स्टिल इंक्रीज हो रहा होता है। तो यहाँ से ये डी और ई पॉइंट में बहुत कम दूरी होती है, लेकिन मैंने फिर भी ज़्यादा बना दी है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट विच द फेलियर ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस। तो ये तो जनरल माइल्ड स्टील का ग्राफ था। अगर मैं बोलूँ मैंने अगर ग्राफ बनाना है सपोज ब्रिटल मटेरियल का, जैसे मैंने मान लिया ये ब्रिटल मटेरियल है, तो जो ब्रिटल मटेरियल का जो ग्राफ है वो सिर्फ ऐसे जाता है, पहले यूँ करके मैं मान लेता हूँ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे मैं मान सकता हूँ भी यूँ, बस सर ये तो सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक है। यस, ब्रिटल मटेरियल की प्लास्टिक लिमिट 0 होती है। प्लास्टिक लिमिट 0 या ना के बराबर होती है। तो करके हम कह सकते हैं ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो ये ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ है। चलो सर क्लियर है ये भी। अब सर व्हाट इज इलास्टोमर्स? इलास्टोमर्स क्या होते हैं? इलास्टोमर्स बेसिकली रबर, जैसे ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। इलास्टोमर्स में जैसे आरोटा आपने सुना होगा, यूं करके यूं ग्राफ होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ ओबे नहीं करता,
और थोड़ी सी स्ट्रेस पे ज़्यादा स्ट्रेन इंड्यूस हो जाती है स्टार्टिंग में, तो उसके बाद अगर स्ट्रेस बढ़ाई जाए तो स्ट्रेन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है। दिस इज़ फॉर इलास्टोमर्स, जैसे कि रबर हो गया, ये रबर का एग्जांपल है। और ये जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं जनरली, जैसे हमारा ग्लास हो गया, तो ग्लास इज़ अ ब्रिटल मटेरियल, उसमें प्लास्टिक लिमिट 0 होती है। प्लास्टिक लिमिट का होना या ना होना अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे अभी ये हमने बताया, जैसे देखो इसकी प्लास्टिक लिमिट कितनी ज़्यादा लंबी है, बी से लेके हम ई तक जा रहे हैं। तो प्लास्टिक लिमिट का लंबा होना यानी चीज़ का डक्टाइल बनाना, यानी अगर चीज़ डक्टाइल बनानी है, पतली से पतली बनानी है, तो वो प्लास्टिक रीजन में जाके टूटे ना, बहुत लेट टूटे और चीज़ बहुत पतली बन जाए, यानी इसकी डक्टाइल, जैसे आपको मालूम है आपको वायर के फॉर्म में पतली से पतली वायर बन जाए, तो वो उसकी प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए। प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा भी अच्छी होती है, ऐसे नहीं है भी कौन अच्छा है या कौन माड़ा है, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग चीज़ चूज़ करते हैं। जो लास्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ भाई, अगर आपको वो कह दें भी ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, तो वो आपसे पूछ लें भाई किस चीज़ का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, किस चीज़ का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा, तो वो आपने देख के बताना। जैसे सपोज एक लाइन मैंने ये ले ली, एक कोई मैं और कलर की लाइन लेता हूँ, सपोज ये ले ली, ये मटेरियल ए और ये मटेरियल बी है, तो जिसका थीटा ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है, उसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के हिसाब से हमने यंग्स मॉडुलस बताया जिसका एंगल ज़्यादा होता है, यानी स्लोप इज़ बेसिकली थीटा, दैट इज़ टेंजेंट थीटा इज स्लोप, दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस ही होता है, तो दैट इज़ यंग्स मॉडुलस, जिसका थीटा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी आपको पता लग गया। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।